दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स केवल दो तरह के रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है ये आज मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए कि ये होता क्या है, ज्यादातर बच्चों को रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बाय द वे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम ही चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रीदिंग की अगर बात की जाए तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सिंपली इनहेल करना या एक्सहेल करना, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज। अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि सिंपली मैं ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सलेशन कर रहा हूं। वहीं अगर बात की जाती है प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में उल्टा होता है। आप जानते हैं कि वो CO2 का इनटेक करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर की ओर छोड़ेंगे ब्रीदिंग के केस में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस उससे डिफरेंट होती है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसकी मदद से खाने का ब्रेकडाउन किया जाता है। फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि खाने का ब्रेकडाउन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ताकि एनर्जी बनाई जा सके। ये होती है प्रोसेस रेस्पिरेशन की। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो सकते हैं। तो देखिए, दो तरह के रेस्पिरेशन हो सकते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन की, कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, तो शायद आप नाम से भी जान पा रहे होंगे एरोबिक का मतलब क्या होता है। यहां पे कुछ एयर साउंड आ रही है मुझे, एयर यानी कि एयर की रिक्वायरमेंट होगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी बनेगी। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है कि पहली स्टेज ये हो रहा है बाय द वे सेल्स में, और सेल्स में सबसे पहले जाएगा वो साइटोप्लाज्म के थ्रू, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादातर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या, कि ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहां पर रिलीज होती है, यानी कि 38 एटीपी की एनर्जी यहां पर रिलीज होगी। एटीपी क्या होता है, तो ये होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसे हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा हो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है, जब इसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है जब हम बात करते हैं किसके केस में, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये तीन चीजें आपको बनती हुई देखने को मिलती हैं। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ एनर्जी। और अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूं तो बस मुझे यहां पे 6 लगाना है हर जगह, इसको छोड़कर। ये होती है इक्वेशन आपकी किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर मैं दूसरे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करूं कि वो क्या होता है, तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ज्यादातर एनिमल्स में, प्लांट्स भी इसे करते हैं। वैसे हमारी बॉडी में भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन जो दूसरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, वहां पर बिना ऑक्सीजन की भी एनर्जी बन सकती है। और ये होता किस में, किनको नहीं चाहिए ऑक्सीजन। अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी बनाने के लिए, तो वो जनरली होते हैं बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनमें मेनली आपको देखने को मिलता है यीस्ट या फिर बाकी फंगस वगैरह या फिर छोटे मोटे बैक्टीरिया। ज्यादातर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वहां पाया जाता है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, अगर इसकी बात की जाए, तो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं।
इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं है, उसकी एब्सेंस है, तभी भी ग्लूकोज का अगर ब्रेक डाउन होता है तो ऐसे केस में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर मैं बात करता हूं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये मेनली कहां पर होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। और ह्यूमंस भी इसे कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होगा? ह्यूमन बींग्स के केस में कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही ये होगा। जैसे आपने एथलीट्स को देखा होगा, अब जो एथलीट्स होते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सर्ट करते हैं, लगातार भागते दौड़ते रहते हैं, और जब भी आप भी ऐसा करेंगे कि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि यू रन आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपकी सांस फूलने लगती है। जब सांस फूलने लगेगी तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा? फिर क्या होगा? फिर होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी हमारे मसल सेल्स में एनर्जी बनाने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वरना नहीं होता। वरना हमारी बॉडी में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था फंगस, प्लांट्स, ये सब भी क्या होते हैं? एनएरोबिकली हमेशा रेस्पिरेशन करते हैं, और इसी कारण इनमें लेस एनर्जी बनती है और इनको लेस ही एनर्जी चाहिए, वैसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है अगर इन्हें क्या करना है? जिंदा रहना है। अच्छा, एक कॉमन टर्म जो हम ये पकड़ेंगे और यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, अलग अलग पाथवेज हो सकते हैं रेस्पिरेशन के। अब जब मैं बात कर रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने बोला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, दूसरा वाला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब मान के चलिए ये मैं बोल रहा हूं कि पहले मैं थोड़ा यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ता हूं। अब मान के चलिए कि ऐसा आपको देखने को मिला कि ये आपका यहां पर सेल है कोई, और ये इस सेल के अंदर, और यहां पर इस सेल के अंदर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया है सो एंड सो इधर, और बाकी सेल के कंपोनेंट्स वगैरह इधर आपको देखने को मिलते हैं। वो नॉट सो इंपॉर्टेंट, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बस समझाने के लिए केवल ये माइटोकॉन्ड्रिया बता रहा हूं। अब यहां से एक ब्लड वेसल जा रही थी, और इधर से वो छोटी छोटी कैपिलरीज में बट रही थी, छोटी छोटी कैपिलरीज में इधर उधर से ये सेल के आसपास क्या हो रहा है? ये कैपिलरीज जा रही है। अब देखिए, यहां से जब ब्लड जाता है तो ये धीरे धीरे करके डिफ्यूजन के जरिए अंदर की ओर इससे क्या हो जाएगा? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, या अगर ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन अंदर की ओर जाएगी। ठीक है बात। अब यहां से न्यूट्रिशन चला गया अंदर की ओर सेल में। अब सेल में जैसे ही ये न्यूट्रिशन जाएगा या ग्लूकोज जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज अंदर की ओर जाएगा, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले सेल के रास्ते में आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ये जो आसपास वाला पोर्शन है, और इस आसपास वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सेल में जो लिक्विड एरिया होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो ये ग्लूकोज पहुंचा जैसे ही सेल के अंदर, तो सबसे पहले इसके रास्ते में कौन आया? साइटोप्लाज्म आया। जब साइटोप्लाज्म इसके रास्ते में आता है तो इस ग्लूकोज का थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज देखिए पहले होता है C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा तो वहां पर ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद इसका थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होगा, और ये क्या बन जाएगा? ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर करते ही बन जाएगा एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम बोलते हैं पाइरूवेट। एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये बन जाता है। उसके बाद आगे अगर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो आगे की प्रोसेस हो सकती है। और आगे की प्रोसेस होती क्या है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन की मदद से ये बनाता है CO2, यानी कि इसका 3 कार्बन मॉलिक्यूल का और ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल CO2, एक कार्बन है बस वहां पर। लेकिन अगर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो है पर यहां से ऑक्सीजन नहीं आई थी, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये कार्बन ढंग से ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, और ढंग से ब्रेकडाउन नहीं होता तो उसकी वजह से बनते हैं आपके अलग अलग पाथवेज ऑफ रेस्पिरेशन, जिन्हें हम अब समझने जा रहे हैं।
तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही इस सेल के अंदर एंटर हुआ ये और साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन हो गया। अब उसके बाद और कौन से पाथवेज यहां पर बनते हैं, तो 3 तरह के पाथवेज आगे जाकर ये बनेंगे। पहला सिनेरियो क्या था, पहला सिनेरियो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी मिल गई, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट था ही था और ऑक्सीजन भी मिल गई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बना, तो ऐसे केस में अभी पीछे मैंने इक्वेशन लिखी थी कि जब C6H12O6 और CO2 और O2 मिलता है तो ऐसे केस में क्या बनता है, ऐसे केस में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ एनर्जी बनेगी जो कि होगी 38 ATP, साथ ही साथ एनर्जी बनेगी जो कि होगी 38 ATP। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। अब मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि ये साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन पाइरुवेट तो सब में ही बनता है, लेकिन आगे जाकर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो मान लीजिए बॉडी हमारी है, अभी भी एनिमल सेल्स ही हैं, हमारे मसल सेल्स में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। जैसा मैंने एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले दिया था कि मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि हम अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं और सांस फूल रही है तो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे मसल सेल्स में मैंने कहा था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल सेल्स में तो क्या बनता है, ऐसे केस में बनता है आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ऐसे केस में बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब देखिए नॉर्मली बनना चाहिए था CO2 और वाटर और एनर्जी, लेकिन जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनने लगा। अब यहां बन रहा था वाटर, यहां बन रहा है आपका लैक्टिक एसिड, दोनों में फर्क है। अब लैक्टिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है व्हेन कंपेयर टू वाटर, इसलिए जब ये हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होता है तो ये आसानी से पास नहीं हो पाता, वाटर आसानी से पास हो जाता था। और इसी कारण क्या होता है, हमें मसल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये ऑफन आपसे पूछा भी जाता है और PYQ में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो मसल क्रैम्प से सफर करते हैं। तो आप बोलेंगे वो इसलिए होता है क्योंकि मसल सेल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये लैक्टिक एसिड होता है थिक व्हेन कंपेयर टू वाटर, और इसी कारण ये आसानी से पास नहीं हो पाता है एंड इट कॉजेस मसल क्रैम्प्स। तीसरी बात, चलिए ये दोनों तो मैंने बताया कि ह्यूमन बींग्स के केस में हो रहा है, यहां पर एक बार प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका ब्रेकडाउन हो गया, CO2 बन गया। एक बार एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी तो ऐसे केस में लैक्टिक एसिड या एनर्जी बना। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स का क्या, जिन्हें ना तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ना ही उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी के पास है ही नहीं तो ब्रेकडाउन हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा। जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है वो कैसे उस पाइरुवेट का ब्रेकडाउन करेगा आगे जाके। तो उन ऑर्गेनिजम्स की अगर बात की जाए, और आपके सिलेबस में जो एग्जांपल लिखा गया है वो है यीस्ट का, जिसे हम हिंदी में खमीर बोलते हैं। यीस्ट की अगर बात की जाए तो ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, अब देखिए नॉर्मली तो ये पाइरुवेट था, अब पाइरुवेट को तोड़ने के लिए आगे कुछ नहीं है तो बहुत लंबे समय लगता है इसे क्या करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए। बहुत लंबे समय तक अगर हम यीस्ट को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके क्या करेगा, ये पाइरुवेट का ब्रेकडाउन करेगा, बनाएगा इथेनॉल और साथ ही साथ एनर्जी फॉर्म करता है जो कि होती है बहुत कम, 2 ATP के आसपास एनर्जी का फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा इथेनॉल और एनर्जी साथ ही साथ, और इसके अलावा प्लस CO2 भी रिलीज होगा, CO2 भी रिलीज होता हुआ देखने को मिलता है।
और ये कॉन्सेप्ट कहां पर यूज होता है? ये कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका अल्कोहलिक ड्रिंक्स में खास करके। वहां पर आप देखते हैं क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल के तौर पे देखूं तो बियर बनाने की बात करूं, बियर जनरली बनती है गेहूं से या व्हीट से। तो व्हीट को रखा जाता है बड़े बड़े बैरल्स में, उसमें यीस्ट मिलाया जाता है या टेस्ट इनहेंसर्स मिलाए जाते हैं, और यीस्ट मिलाने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अब वो क्यों छोड़ा जाता है? ताकि यीस्ट जो है, जब पूरे बैरल को बंद कर दोगे आप, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, तो यीस्ट क्या करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब वो करता है तो बनता है इथेनॉल, साथ ही साथ बनती है CO2, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत एनर्जी वो अपने लिए बनाएगा। ये जो इथेनॉल होती है, यही जो नशा पैदा होता है शराब में, वो बनाती है। और इसके अलावा जो फिज आपको देखने को मिलती है बियर में या किसी और शराब में, जैसे आप डालेंगे खोलेंगे उसे तो एकदम से झाग ऊपर आता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है CO2 की वजह से फिज पैदा होती है। तो हमें ये पाथवेज बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, जो मैंने यहां पर आपको दिखाए कि किस तरह से आगे जाकर इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो सकता है। 3 तरह के पाथवेज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सीखने के पर्सपेक्टिव से, तो आप इन्हें प्लीज ध्यान रखिएगा। तो पहला था माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या था? CO2, H2O एंड एनर्जी। अगर मसल सेल्स में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स है, और अगर यीस्ट में होता है तो ऐसे केस में इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये आपके एंड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। आखिर में सब कुछ सम अप करने के लिए हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। ये ऑफन पूछा जाता है आपसे कि डिफरेंशिएट कीजिए एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो शायद अब आप ये बता पाएंगे। एक बार दोबारा से आपका रिवीजन करवा देते हैं। आइए, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल सही, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो ज्यादातर एनिमल और प्लांट्स में देखने को मिलता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन या तो माइक्रोब्स में होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट, और या तो हमारे मसल सेल्स में होगा। कब? जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा वर्कआउट करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, तो मसल सेल्स ड्यूरिंग एक्सर्शन। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, मैंने कहा था, तो CO2 और वाटर बनेगा। 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, वो अब पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया, तो 1 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि है CO2। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बना पाएगा क्या? पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाता। तो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे इथेनॉल या फिर CO2, जब तो माइक्रोब्स में होगा, यानी कि यीस्ट वगैरह में। और जब मैं बात करता हूं मसल सेल्स में, तो उस केस में क्या बनता है? उस केस में बनता है लैक्टिक एसिड या फिर CO2। वहीं अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं पूरी तरह से ब्रेक डाउन, तो ज्यादा एनर्जी बनती है 38 एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, 38 ATP की एनर्जी। और अगर मैं बात करता हूं किसकी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की, भाई ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ तो एनर्जी कैसे पैदा होगी? एनर्जी बनती है केवल 2 ATP, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। आगे एरोबिक रेस्पिरेशन याद है कहां होता था? एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता था माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहां पे तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है अगर तो कभी ऑक्सीजन ही नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एनर्जी बनाएगा? और इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं होगा। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आगे भी ऐसे टॉपिक्स देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे हमारी वीडियोस को फॉलो करिए। थैंक यू।